नमस्कार दोस्तों। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। आज ये शब्द मुझे इसलिए याद आते हैं क्योंकि इस देश की जनता ऐसी है, इस देश की सरकार ऐसी है और इस देश की सोच ऐसी है। इस देश में गद्दारों को सम्मान किया जाता है। इस देश में, इस देशवासियों की लड़ाई लड़ने वालों को अपमानित किया जाता है और इस देश में जो जितना बड़ा चोर होता है उसकी उतनी ही वाहवाही होती और उसके बाद खुद को हीरो बताया जाता है। जी हां, मैं आज बात यही करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे तमाम दोस्त, जो तमाम कोई टीवी पे देखते हैं, कोई यूट्यूब पे देखते हैं, कोई अदर्स जगह देखते हैं और मुझसे एक सवाल करते हैं और बार बार सवाल करते हैं कि राहुल गांधी जमीन पे क्यों नहीं उतर रहे, राहुल गांधी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ये क्यों नहीं करते, राहुल गांधी वो नहीं करते। और जब राहुल गांधी करते हैं तो वो उसी पर उन्हें घेरते हैं और जो इस देश को बर्बाद करते हैं उनकी वाहवाही करते हैं, उन्हें सही बताते हैं। जी हां, मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज हालात यही, जो हालात हैं उन्हें देख के मुझे विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो भारत को, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, जो भारत को आजादी देने के पक्ष में नहीं थे, और ब्रिटिश ने, सरकार ने और ब्रिटिश के लोगों ने उन्हें अपने यहां का हीरो कहा है। क्यों कहा है यह भी बताऊंगा। और उन्होंने अपनी संसद में जो कहा था वह आपको सुनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में जो कहा था वो ये कहा था कि भारत में सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे, उनकी जुबां मीठी होगी, दिल निकम्मे होंगे। वो सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और देश को खत्म कर देंगे। वहां एक दिन ऐसा आएगा जब पानी और हवा पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। जी हां, आज यही दिख रहा है। पानी पर भी टैक्स लग रहा है, हवा पर भी लग रहा है। हवा भी बिक रही है, पानी भी बिक रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स, जीएसटी हम पर थोपा जा रहा है। तमाम तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं, सेस लगा दिए गए हैं, सब कुछ कर दिया गया है। और जो राजनेता दुहाई देते थे लोकतंत्र की, पुरानी सरकारों को कोसते हैं कि अरे 70 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ। और कांग्रेस ने हालांकि 55 साल शासन किया, एक बार 40 साल, फिर एक बार 15 साल, टोटल इस तरह से मिला के 10 साल, 5 साल, इस तरह से। तो आप इससे समझिए कि जब इस तरह शासन किया हो, निश्चित रूप से सवाल करना चाहिए, मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन क्या आप अंधे हैं जब ये सवाल करते हैं? क्या आप गूंगे हैं, बहरे हैं? आपको दिखाई नहीं देता कि क्या किया है? इस देश को संविधान बना के दिया पंडित नेहरू ने, गांधी ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अंबेडकर ने और उन 299 लोगों ने, जिन्होंने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी। हर किसी ने, जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। 299 लोगों ने जी तोड़ मेहनत की थी, जिनमें सबसे ज्यादा जो मेहनत की थी वो करने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसी तरीके से और एक दो लोग थे जिन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी, बाकी सबने भी निभाई थी। कोई एक ऐसा नहीं था जिसने नहीं किया था। इतनी मेहनतों के बाद में, पौने 3 साल जी जान लगा देने के बाद में भारत का यह संविधान तैयार हुआ, एक संवैधानिक लोकतंत्र बना, दुनिया का एक को अचंभित कर देने वाला बना। और विंस्टन चर्चिल ने जो कहा था वो अपने शब्दों पर शर्मिंदा हो गए।
उन्होंने पंडित नेहरू से यह कहा कि आपको हम पर गुस्सा नहीं आता है कि हमने आपके ऊपर 200 साल शासन किया, और जब 200 साल शासन किया हो उसके बाद भी आपको गुस्सा नहीं आता। 1757 में जब पलासी के युद्ध में के बाद में ब्रिटिश ने अपनी राजनीतिक सत्ता भारत में स्थापित की थी, और फिर 1947 को सत्ता उनकी गई, यानी 190 साल उन्होंने शासन किया इस देश। तब पंडित नेहरू ने कहा नहीं, हमारे लोगों को गुस्सा नहीं आता, हमारे लोगों को यह लगता है कि आप कैसे लोग थे जो निरीह लोगों को सता रहे थे। जी हां, यह जवाब था। और उन्होंने कहा था हमें प्रेम आता है, हम किसी से गुस्सा नहीं करते, हम ऐसे देश हैं कि जो नफरत नहीं पालते, हम आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, और हम आगे बढ़ के आज इस तरफ आए हैं कि आप कहते थे हमारे यहां क्षमता नहीं है अपना संविधान बनाने की, हमने संविधान बना के दे दिया, इतने कम समय में दे दिया, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना दिया। निश्चित रूप से विंस्टन चर्चिल के पास में कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 75 साल बाद, तब हमें लगता है कि हम शर्मिंदा हैं। आज विंस्टन चर्चिल की बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। क्यों दिखाई दे रही, इन्हीं पे बात करूंगा। आप याद करिए 1942 में, जब 1942 में अकाल पड़ा था, 1943 में, 42 से शुरू हुआ था, 42 में तूफान आई थी, देश में तमाम जगह बाढ़ आई थी, और उसके बाद में 1943 में अकाल पड़ा था, और उस अकाल के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। भारत औपनिवेश था उनका, और जब उपनिवेश था तो यहां लोग भूखों मर रहे थे, और सिर्फ बंगाल में 30 लाख लोग मर गए थे, 30 लाख लोग। इसके अलावा बाढ़ से और तूफान से जो मरे थे वो अतिरिक्त थे, और उन्होंने भारत के भूख से बिलखते लोगों के लिए अनाज भेजना उचित नहीं समझा था कि ब्रिटेन को कहीं कमी धोखे से ना पड़ जाए। जिस देश से लूट के ले जा रहे थे उसी को नहीं दे रहे। सोचिए, जिन्होंने इतने बड़ी हत्या की हो, तमाम महामारी में उन्होंने मदद नहीं की, द्वितीय विश्व युद्ध में उतने लोग नहीं मरे थे जितने हमारे यहां अकाल से मर गए। इसके बाद हमारे तमाम सारे नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में सत्ता में बैठे हैं, वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे और लिख करके दे रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में गांधी जी ने शुरू किया कि नहीं आप देश छोड़ के मत जाइए, मुस्लिम लीग ने लिख के दिया, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने लिख के दिया इन लोगों ने, और खड़े थे उनके साथ। डॉक्टर अंबेडकर भी उनमें से थे जो खड़े थे अंग्रेजों के साथ। लेकिन अंततः यह लड़ाई जीती गई और मजबूर किया गया कि आप करिए। लेबर पार्टी आई, और लेबर पार्टी सपोर्ट करती थी भारत को, और लेबर पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की, और उसने वायदा किया था कि हम आपको मदद करेंगे, तो उसने मदद की और भारत आजाद हुआ। लेकिन दुर्भाग्य, वो लोग जो देश को बांटने का काम कर रहे थे वही देश को बंटवा देते हैं। जो अलग पाकिस्तान, अलग हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, उन लोगों के कारण यह देश बटा, यह स्थिति हुई थी। आज भी यही तो हो रहा है, आज यही हो रहा है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जब इस देश के अंदर कहीं संभल के नाम पे, कहीं किसी नाम पे बवाल खड़ा किया जा रहा है, देश के अंदर काशी मथुरा के अलावा इस देश में
10 यानी टोटल 1 दर्जन से अधिक जगह हैं जहां पर इस समय विवाद खड़ा कर दिया गया है। चाहे फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, और जामा मस्जिद है, उसको लेके विवाद खड़ा किया गया है। अटाला मस्जिद है जौनपुर में, उसको लेकर के विवाद खड़ा किया है। सम्मी जामा मस्जिद है बदायूं में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। चीरे वाली मस्जिद है लखनऊ में, उसको लेकर के बवाल खड़ा किया गया है। कमल मौला मस्जिद है धार में मध्य प्रदेश में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। अजमेर शरीफ की दरगाह है राजस्थान में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। बाबा बुदनगिरी दरगाह है चिकमंगलूर कर्नाटक में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। जुम्मा मस्जिद है बेंगलुरु में कर्नाटक में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। ज्ञान व्यापी मस्जिद है वाराणसी में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा में, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया है। जामा मस्जिद है संभल में, जिसको लेके बवाल हुआ है, और न जाने कौन कौन से और ढूंढे जा रहे हैं। तो यह क्रम चल रहा है, और जब यह क्रम चल रहा है तब क्या होता है, वहां पर संभल में पुलिस आताताइयों की तरह से व्यवहार करती है। वहां पर जानबूझ के भड़काया जाता है, भावनाएं भड़काई जाती हैं और दंगे फसाद कराने का काम किया जाता है। दंगा तो नहीं होता है, लेकिन पुलिस खुद दंगाई बन जाती है, और पुलिस जब दंगाई बनती है तो विरोध कर रहे लोग भी उसका जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इसी में गोली से 5 निर्दोष युवाओं को मार डाला जाता है। लोग कहते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो नहीं पहुंच रहे हैं, वो संभल की नहीं। उन्होंने एक टाइम फिक्स किया, प्रशासन ने कहा अभी रुक जाइए, बहुत माहौल हम सही कर लें। बहरहाल कोई बात नहीं। जब उसके बाद अब वो जाने का फैसला करते हैं, चिट्ठी भेज देते हैं, तो एलओपी की हैसियत से वो देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, चाहे वहां पर प्रतिबंध भी लगा, लेकिन उन्हें जाने से रोका जाता है। वो अपने घर से दिल्ली से निकलते हैं, 28 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, जहां कहते हैं योगी का राज है, बड़ी सुरक्षित है, कोई चिंता की बात नहीं है, वहां कहा जाता है कानून व्यवस्था का खतरा है, इसलिए आप आगे नहीं जा पाएंगे। जबरन पुलिस रास्ता रोक देती है और पुलिस पूरा जाम लगवा देती है। 4 साढ़े 4 घंटे का जाम लग जाता है दिल्ली मेरठ हाईवे पर। कांग्रेसी इस बात के लिए लड़ रहे होते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके कांग्रेस के नेता लड़ रहे होते हैं कि क्यों नहीं हमें जाने देंगे, एलओपी को क्यों नहीं जाने देंगे, अकेले ही जाने दीजिए, लीजिए आप अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाइए, नहीं जरूरत है हमें कोई साधन की। उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं, डीजीपी से बात करते हैं, उससे भी नहीं तैयार होते हैं। तब राहुल गांधी को वापस लौटने के लिए कहा जाता है। बहरहाल राहुल गांधी वापस लौटने को होते हैं। यहां जो लोग कहते हैं, अब आता हूं उस सही जगह, जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सड़क पे क्यों नहीं आते, राहुल गांधी क्या नहीं आते, राहुल गांधी के साथ तो कोई नहीं आया जनता का, वो तो लड़ने निकले थे, जनता नहीं दिखाई दी, उन्हीं के अपने कार्यकर्ता थे। और जनता क्या करती है वह जान लीजिए इस देश में। वह जनता कांग्रेसियों से हाथापाई करती है, मारपीट करती है कि आपने जाम लगा रखा है, आपके कारण जाम लगा हुआ है, आपको ये नेतागिरी करनी है, करिए जाके, हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी उल्टा काम हो रहा है इस देश की। वह जनता जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं वह मारपीट करती है, वह कहती है कार्यकर्ताओं से कि हमें कुछ नहीं है। पुलिस तमाशा ही देख रही होती है। गलती पुलिस की है, सरकार की है, प्रशासन की है, लेकिन यह किया जाता है। और गोदी मीडिया के चैनल यही चलाते हैं कि
संभल जाना था कि मुंह दिखाई करना था कि साजिश करनी थी कि राजनीति चमकानी थी? अब आप सोचिए, राजनीति चमकाने के लिए वहीं से चमक रही है, यहां आने की क्या जरूरत? बहुसंख्यक की राजनीति फिर करने लगी है, छोड़िए आप इसकी बात। तो आप इससे समझ लीजिए कि राजनीति आदमी को चमकानी होती तो बहुसंख्यक की चमकाता, राजनीति चमकाता तो उसकी चमकाता जिससे कि उसका वोट ज्यादा बढ़े। यहां तो वो वोटर उन्हीं का है, वो उनके लिए लड़ा। जब यह स्थिति होती है तो आप बताइए किसकी लड़ाई लड़ेंगे? इस देश की, जिस देश की जनता इतनी कायर और मक्कार हो, उस देश का नेता तो मक्कार होगा ही। जहां की जनता इतनी ओछी हो, वहां का नेता तो ओछा होगा ही, और वही है, तभी यह सत्ता है। दक्षिण कोरिया में सेना घुस जाती है पार्लियामेंटियंस को संसद के अंदर, और किस तरीके से उनको मार्शल लॉ लगा के उनको वो कर दिया जाता है। वहां तो कानून के तहत लगाया जाता है, यहां बगैर किसी उसके। संसद में जब कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य पूछते हैं लोकसभा में कि एलओपी को वहां जाने से रोका जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है ये गुनाह है, गलत है, तो जो पीठासीन स्पीकर की कुर्सी पर होता है जगदंबिका पाल, जो एक जमाने में कांग्रेस का ही होता था, वो जगदंबिका पाल कहता है संसद चल रही है, एलओपी वहां क्या कर रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं? क्यों? दर्द से कराहती अपनी जनता के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? उन्होंने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि आज तक एक भी दिन संसद के अंदर वो किसी सत्र में शामिल नहीं हुए हैं, कहां गायब है? कभी वो चंडीगढ़ होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। उनसे नहीं पूछ रहा है जो नेता सदन है, उन्हें तो हर समय होना चाहिए। वो संसद के बाहर भाषण देते घूम रहे हैं, उनसे सवाल नहीं है, लेकिन इससे है। तो आप इससे समझिए यह स्थिति है। यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से आती है कि है क्या, आज हालात देश के ये हो गए। मसूद अजहर धमकी दे रहा है भारत को कि भारत तेरा ये करेंगे। हमारे आप को धमका रहा है कोई आतंकी, इतनी हिम्मत हो गई। और भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो नफरत फैलाने के काम कर रहा है। इस देश की जनता क्या कर रही है? वो उल्टा राहुल गांधी और कांग्रेसियों को गाली दे रही। जो तुम्हारे लिए लड़ने को चलता है, खतरे मोल लेता है, उसको आप गाली देंगे, उसको सब कहेंगे, और जो आपके साथ में हर गुनाह कर रहा है उसे आप हीरो बनाएंगे, जैसे विंस्टन चर्चिल को हीरो बना रहे थे और गांधी को विलेन बना रहे थे उस वक्त। आज वही स्थिति है, फिर एक बार गांधी विलेन बन रहा है और विंस्टन चर्चिल की तरह से प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति वो हो रहा है जैसे उसने अपने लोगों के लिए सब कुछ किया था, बाकी सबको मार डाला था। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी आरएसएस वालों के लिए, बीजेपी वालों के लिए सिर्फ करता है, वो भी अपने चहेते पूंजीपतियों के लिए करता है, बाकी सबको मारने का काम करता है। बिल्कुल वही हाल है, और उसे हीरो बना रहे हैं और उसे विलेन बना रहे हैं। तो मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसे नरेंद्र मोदी के जो मुख्य सलाहकार है, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो कंधार पहुंच गए थे दिल्ली से उसे सौंपने के लिए। इधर जसवंत सिंह उन चारों आतंकियों को लेकर के कंधार पहुंच गए थे मसूद अजहर के साथ, और 4 बड़े आतंकियों को छोड़ दिया गया था। वो तारीख 99 की याद होगी आपको। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। वह वक्त की बात है, जसवंत सिंह थे, और इन सब ने जो किया था उससे आप समझिए जिस तरह की स्थिति थी। तो उस समय फारूक अब्दुल्ला ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमें अब देशद्रोही बता रहे थे, हमने उनकी सरकार बीजेपी से कहा था मसूद अजहर को रिहा ना करें, और हम उस फैसले के खिलाफ थे और आज भी हैं।
लेकिन उनको छोड़ा गया। तो आप सोचिए कौन है देश का गद्दार, कौन यह कर रहा है? तो ये करने वाले ये लोग, और उन गुनहगारों के साथ हम खड़े हो जाते हैं और हम कोसते हैं उनको जो लड़ते हैं। आज हालात क्या है वह भी आप देखिए। स्थिति यह हो गई है कि जब कांग्रेस लड़ रही है कि किस तरीके से अडानी ने लूट की है, देश का पैसा लूट करके वो इसी तरीके से मूव कर रहा है, और उसी कारण से आपके ऊपर टैक्स और टैक्स और टैक्स लग रहे हैं। अब जीएसटी 35% तक स्लैब बनाने का काम शुरू हो गया है, और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, सेस बढ़ाए जा रहे हैं, और वो पैसा जा कहां रहा है? जब मैं बार बार पूछता हूं तो कहां जाता है? वो यहां जाता है। लेकिन यहां टीएमसी और समाजवादी पार्टी किनारा कर लेते हैं अडानी मामले पर। कांग्रेस लड़े, पूंजीपतियों से ये लोग दोस्ती रखेंगे और गाली कांग्रेस को देंगे, राहुल गांधी को देंगे। वह अकेला लड़ेगा आपके लिए और आप ही गाली देंगे उसे। तो चलिए, आपको गाली मुबारक। आपके लिए लड़ने वाला और वो कार्यकर्ता मार भी खाएं आपकी, यह आपका यदि चरित्र है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। सही कहा था विंस्टन चर्चिल, बर्बादी की ओर जा रहे। जय